हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रक्स। आई एम रितिका और आज की हमारी जो क्लास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसी भी एग्जाम को या फिर किसी भी कंपटीशन को फेस करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम स्टडी करें, उनको हम एनालाइज करें और कम से कम एक से या दो बार हम उनको सॉल्व करके जाएं। तभी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है और हमें एकदम श्योरिटी आती है कि हाँ, प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस थे वो अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस बार जब हमारा एग्जाम आएगा तो हम क्वेश्चंस को इजी तरीके से रिस्पॉन्सिबल वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लेके आए हैं आपके लिए अपना बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का CUET के एग्जाम के क्वेश्चंस, ठीक है। वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस से अगर मैं बात करूं तो टोटल आज की हमारी क्लास में हम 50 क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर डिस्कस करेंगे, उनको एक बार एनालाइज करेंगे कि कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है, कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी नहीं है और किस चैप्टर को आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है। वो सारी चीजें हम हमारी आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आईडी थी जो कि आपका अगर आप एग्जाम देखोगे उस एग्जाम में हर एग्जाम की क्वेश्चन आईडी आएगी और ये जो पैटर्न आपको दिखाया गया है इसी पैटर्न में आपका जो CUET का एग्जाम है वो आएगा। तो एक बार इस पैटर्न से आप देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स जो है वो करने हैं। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज, कहता है सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट रिगार्डिंग द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। दूसरी बात है पूछा गया है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। अब आपको स्टेटमेंट दे दी गई है पांच स्टेटमेंट दी गई हैं और नीचे कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसके लिए अब आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होता है। अगर आपको अच्छे तरीके से पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी कहती है स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। नहीं भैया, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। इससे आप क्या एनालाइज करेंगे, फटाफट से आप ऑप्शंस में देखेंगे और ऑप्शंस में ए ऑप्शन यहाँ है, ए ऑप्शन इसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका एलिमिनेट हो गया। रिमेनिंग आपके 3 ऑप्शन जो है आपके अब 3 ऑप्शन ही बच गए, ठीक है। बी स्टेटमेंट में आते हैं। बी स्टेटमेंट कहती है द ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में, उसमें सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है पूरी की पूरी अर्थ में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं और पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन जो है वो हमें इन फॉरेस्ट से मिलता है। 20% ऑक्सीजन, ठीक है, 20% ऑफ अर्थ कंप्लीट ऑक्सीजन, क्लियर। सी स्टेटमेंट आपकी कहती है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द टेम्परेट रीजन देन ट्रॉपिक्स। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी हमारी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम हमारे इक्वेटर को डिवाइड करें, अर्थ को अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इक्वेटर आएगा, फिर हमारे ट्रॉपिक्स आएंगे, फिर टेम्परेट और फिर हमारे पास आएगा फ्रिजिड जोन। तो जब हमारा सेंटर में अगर हमारा सन प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आएगी इक्वेटर के पास, इक्वेटर के बाद सबसे ज्यादा आएगी ट्रॉपिक्स के पास, क्लियर। उसके बाद आएगी टेम्परेट एंड देन एंड में सबसे कम आएगी हमारे पास फ्रिजिड जोन्स या फिर हमारे जो पोलर एरियाज होते हैं वहां पे। तो ये जो सी स्टेटमेंट है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन टेम्परेट, टेम्परेट की जगह आएगा देयर इज मोर सोलर एनर्जी प्रेजेंट इन ट्रॉपिक्स रीजन देन इन टेम्परेट, क्लियर। अगर ऐसी स्टेटमेंट होती तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। तो सी जहां जहां है हम उसको इनकरेक्ट कर देंगे, सी हमारा जहां जहां है हम उसको इनकरेक्ट कर देंगे, क्लियर। उसके बाद मूविंग ऑन टू द डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट कहता है हमारा ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल।
ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो है वो कम सीजनल है और वो ज्यादा कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल है। क्लियर? यस, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ई स्टेटमेंट जो है वो हमारी कहती है Humboldt observed that within a region species richness decreases with increasing explored area up to a limit। स्पीशीज रिचनेस जो है वो डिक्रीज होती है, एरिया बढ़ाते हैं। जब हमने पढ़ा था, हमने हमारा देखा था बच्चों कि स्पीशीज रिचनेस जो है, अगर हम ग्राफ बनाते थे, हमने ग्राफ में पढ़ा था, अगर इस वाई एक्सिस पे अगर हम लिखते हैं स्पीशीज रिचनेस और एक्स एक्सिस पे अगर हम एरिया लिखते हैं, तो हमारी जो स्पीशीज रिचनेस है वो इंक्रीज होती है लेकिन एक लिमिट तक ही, ठीक है, अप टू अ लिमिट ओनली। तो हमारी जो ई स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है क्योंकि स्पीशीज यहाँ डिक्रीज लिखा गया है, यहाँ डिक्रीज लिखा गया है, यहाँ डिक्रीज की जगह यहाँ इंक्रीज है। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू अ लिमिट। तो अब देखिए हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ऑप्शंस, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है, और उसके बाद हमारा डी ऑप्शन जो है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन था। इस वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन जो है बी एंड डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। क्लियर? ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब आपके देखिए आपके जो एग्जाम है उसमें आपको ऐसे दिया आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आईडी आई, आपको क्वेश्चन मिले, आपको ऑप्शंस मिले, फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी और ऑप्शंस आपके 1 2 3 4, ये 1 2 3 एंड 4, इनमें से हमारा करेक्ट था 3, तो आपको 3 पे क्लिक करके आना है, ठीक है, आपको 3 पे क्लिक करके आना है यहाँ नीचे। क्लियर? तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो माना जाएगा। अब मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है फ्लावर्स आर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावर आता है वो बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अजूबा है, एक अमेजिंग चीज है, अमेजिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। अब आगे कहा है फ्लावर्स आर कंसिडर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड कल्चरल वैल्यू। फायदा बताया गया है फ्लावर्स का। आगे पूछा गया है बायोलॉजिकली फ्लावर इज अ, मेन क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है कि बायोलॉजिकली फ्लावर इज अ। बायोलॉजी के टर्म्स में बात करें तो हमारा जो फ्लावर है वो क्या है, हमारा जो फ्लावर है वो क्या है, मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड लीफ है या फिर मॉडिफाइड ट्यूबर है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आंसर नंबर 2 है, तो आप यहाँ पे 2 जो है उसको टिक करके आएंगे, मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज अ, फ्लावर क्या है हमारा, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। रिसेप्टिकल जो होता है हमारा, रिसेप्टिकल से हमारा जो फ्लावर है वो ग्रो करता है, उसका जो हमारे पास बड होगा, जिस नोड से ग्रो करेगा वो स्टेम होगी, स्टेम के नोड से रिसेप्टिकल बनेगा और रिसेप्टिकल से फिर हमारा फ्लावर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? वो हमारा फ्लावर जो कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। क्लियर? इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका बनता है जो पूछ सकते हैं, फ्रूट क्या है आपके पास, व्हाट इज अ फ्रूट। बायोलॉजिकली पूछा जाए, बायोलॉजिकली फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। क्लियर? ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रूट क्या है, तो फ्रूट हमारी राइपेंड ओवरी है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच सेज, थर्ड क्वेश्चन आ गए हैं हम यहाँ पे, कहता है थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन is not produced by placenta। Remember to read the question very carefully। पूछा गया है not produced, प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस हैं HCG। व्हाट इज HCG? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। आपको इन हार्मोन्स की फुल फॉर्म जो है वो भी आनी चाहिए। What is HPL? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इस्ट्रोजन, तो इस्ट्रोजन होता है जो कि क्या है हमारे पास, फीमेल हार्मोन है। इट इज ऑल्सो अ फीमेल हार्मोन जो कि हमारे पास नॉर्मली हमारी बॉडी में रिलीज होगा। एंड्रोजन्स,
एंड्रोजेंस जो है वो फीमेल नहीं, वो मेल हार्मोन्स होते हैं। मेल हार्मोन्स को कंबाइन करके हम एंड्रोजेंस जो टर्म है वो यूज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हमारे पास एंड्रोजेंस में आता है, क्लियर। मेल हार्मोन्स को सबको कंबाइन करके हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। तो तीन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे के सारे तीनों फीमेल हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, बल्कि एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन है, प्लेसेंटा उसको रिलीज नहीं करता है। Therefore, answer of this question that which of the following hormone is not produced by placenta is 4 androgen। यहाँ 4 ऑप्शन पे आप क्लिक करके आएंगे आपके एग्जाम में, क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है इंडिविजुअल्स विद कैरियोटाइप 44 plus XXY 44 plus XXY having overall masculine development with few feminine development like gynecomastia has / chromosomal disorder। पूछा गया है कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, क्लियर। फटाफट से क्वेश्चन रीड करके आपको समझ आना है। क्वेश्चन में सिंपली बात पूछी गई है 44 plus XXY जो है ये कौन सा सिंड्रोम है, ये कौन सा सिंड्रोम है, फटाफट आपको पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी राम कहानी को पढ़ो, समझो, एनालाइज करो। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। जल्दी पढ़ने का मतलब ये नहीं जल्दबाजी में आप गलत पढ़ दो, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको अपनी स्पीड जो है वो भी मेंटेन करके रखनी है, क्लियर। ऑप्शन है आपके पास क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं एड्स, क्लियर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, हमारे पास कुछ मेल्स होंगे, यहाँ पे दिया गया है कुछ मेल्स हैं, ठीक है। मेल्स में मैस्कुलिन डेवलपमेंट तो होगी, क्योंकि मेल में हमारे पास क्या होता है, मेल में हमारे पास 44 plus XY होता है, ये हमारे पास नॉर्मल मेल आएगा। इस मेल में क्या हुआ, ये जो हमारे पास मेल था, इस मेल में हमारे पास एक X की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। अगर X की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई जो कि फीमेल्स में होती है, तो कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, क्लियर। कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। देयरफॉर 44 plus XXY हमारे पास होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज पूछा गया है, लैक्टोज से ग्लूकोज बनेगा और साथ ही साथ बनेगा गैलेक्टोज, साथ ही साथ बनेगा हमारा गैलेक्टोज। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा एंजाइम करवाता है? ऑप्शंस आपके पास ट्रांसएसिटाइलेज, अमाइलेज, परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर बीटा गैलेक्टोसाइडोज पूछा गया है, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक ऑपेरेंट पढ़ा आपने, ये सब हमारे पास कब आएगा? लैक ऑपेरोन वाला जो कॉन्सेप्ट था वहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है। लास्ट के हमारे पास लैक ऑपेरोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज लैक Z एंड लैक Y एंड लैक A, लैक Z, लैक Y एंड लैक A, क्लियर। ये 3 हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है लैक ऑपेरोन में, क्लियर। लैक Z जो है वो हमारा कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडोज के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। लैक Y जो है वो हमारा कोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, नहीं ट्रांस एसिटाइलेज के लिए तो लैक A करेगा, लैक हमारा परमेज करेगा, लैक Y करेगा परमेज, लैक A जो है वो हमारा करेगा ट्रांस एसिटाइलेज। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एसिटाइलेज A है, एसिटाइलेज तो लैक A इज ट्रांस एसिटाइलेज। सबसे पहला हमारा लैक Z जो है, Z थोड़ा अनकॉमन है तो बीटा भी अनकॉमन है, तो लैक Z आज से आएगा हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक Y से हमारा आएगा परमेज, क्लियर। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में,
इसी के साथ साथ हमारे पास जो परमीएज है वो मेम्ब्रेन में अलाउ करता है, परमिट करता है, ठीक है, कि मेम्ब्रेन में लैक्टोज जो ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर हो पाए। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो है ट्रांस एसिटाइलेज यानी कि एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। क्लियर। लैकोपेरन जो है मैं अभी वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ पूरा एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि इसको हम हमारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने जब पूरा का पूरा इसका थ्योरी बताया था वहां पे हम एकदम हर एक चीज डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बस हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आपको आइडिया लग जाए कि जो प्रीवियस ईयर है वो किस तरीके से आता है, आपको अपनी तैयारी जो है वो किस हिसाब से करनी है। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन आ गया हमारा। 6th क्वेश्चन अब हमारा कहता है, 6th क्वेश्चन अब हमारा कहता है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच द फॉलोइंग पूछा है। सिंपल मैच द फॉलोइंग की सबसे सिंपल ट्रिक है, अगर आपको कोई भी एक आता हो ना तो आप बाकी सारे कर दोगे। कोई भी एक या दो आने चाहिए मैच द फॉलोइंग के लिए। बेस्ट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले। कैसे? इसमें से आपको सबसे इजी आपको स्विस चीज लग रहा होगा कि स्विस चीज का मैंने आपको बहुत बार याद दिलाया था कि स्विस चीज जो है, जो हमारा टॉम एंड जेरी में जेरी जो चीज खाता है, टॉम एंड जेरी तो सबने देखा है, वहां से याद रख लीजिए। टॉम एंड जेरी में जो जेरी जो चीज खाता है जिसमें होल्स होते हैं, है ना, उस होल्स वाली चीज को ही हम स्विस चीज बोलते हैं। और वो स्विस चीज बनती है हमारे पास प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से। ये हमारे पास एक माइक्रोब है, ये हमारे पास एक माइक्रोब है जो कि इस चीज को बनाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। क्लियर। अब डी का आंसर हमें 3 पता चल गया, डी का पता चल गया कि हमें 3 है। गिवन ऑप्शंस में से देखिए कि डी का 3 कहीं है। ओके, डी का 3 2 बार है, 2 ऑप्शंस में डी का 3 है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 4th ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 और 3 एलिमिनेट हुए, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, 2 और 3 जो है वो हमारे पास बच गए, वो हमारे पास बच गए। अब देखिए, अब अगर हमारे ए स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, अब हमें पता है ये एक क्लोट बस्टर है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो एक क्लोट बस्टर है। इससे आप बता सकते हैं 2 ऑप्शन जो हमारे पास बचे थे उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन जो है हमने बताया, ए का हमारे पास सेकंड जो है वो करेक्ट आ गया, ठीक है। ए का सेकंड जो है वो हमारे पास करेक्ट आया, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आ जाता है। क्लियर। इसमें क्या आएगा? बी का हमारे पास 4 क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसी के साथ साथ स्टैनिन्स जो है वो हमारे पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं। एमसीक्यूज जो आते हैं इस तरीके के आपके पास मैच द फॉलोइंग वाले स्पेसिफिकली, उनमें सबसे इजी है कि आप कोई भी एक पता कर लो। कोई आपको एक पता है, जिसके हमने डी पता किया सबसे पहले इसमें कि डी का 3 है, तो डी का 3 हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, बाकी के ऑप्शंस में डी का 1 प्रेजेंट है, तो ये 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चंस का आप इजी तरीके से आंसर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइंस परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल की परकोलेशन कितनी होगी? परकोलेशन मींस किसी सॉइल में अगर पानी को अगर हमने डाला, पानी कितना जल्दी नीचे चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं परकोलेशन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मींस अगर किसी सॉइल में अगर हमने पानी डाला, कितना टाइम तक वो पानी जो है वो सॉइल के ऊपर रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। परकोलेशन होगा कि कितना जल्दी सॉइल जो है उस पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर। तो कौन सी चीज ऐसी है जो डिटरमाइन करेगी परकोलेशन को और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को? क्लाइमेट डिटरमाइन करेगी, या फिर ग्रेन साइज, सॉइल कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, वेदरिंग प्रोसेस, सॉइल डेवलपमेंट। अब इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हैं कि बाकी में सिर्फ एक एक चीज पता है, एक एक चीज दी गई है। ऑप्शन 2 एक इकलौता ऐसा ऑप्शन है जहां पे 3 चीज पता है। ग्रेन साइज कहा गया है, सॉइल कंपोजिशन कहा गया और एग्रीगेशन, सॉइल एग्रीगेशन भी कहा गया है। नेचर में कभी भी कोई एक चीज जो है वो सिंगल फैक्टर से नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक चीज को करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 2 में मल्टीपल फैक्टर्स प्रेजेंट है। इसी सेम लॉजिक से अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज दिमाग लगाओ, सॉइल का जो परकोलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कौन बताएगा? वो किससे डिटरमाइन होगी? अगर सॉइल के जो साइजेस हैं,
सोइल में अगर पोर साइज बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है, छोटे होंगे तो पानी जो है वो इजीली परकोलेट कर जाएगा नीचे, और वहीं सॉइल के अगर पोर साइज जो है वो बड़े बड़े होंगे तो जो पानी है वो परकोलेट नहीं कर पाएगा इजीली नीचे। तो क्या डिटरमाइन किया, ग्रेन का साइज, सॉइल की कंपोजिशन और उसका एग्रीगेशन, किस तरीके पार्टिकल्स किस तरीके से पास है या फिर किस तरीके से वो दूर दूर प्रेजेंट है। क्लियर, ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। अब 8th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में हमने हमारे मेथड्स पढ़े थे, उसमें से एक टाइप का मेथड था बैरियर मेथड। क्लियर, बैरियर मेथड पूछा गया है, कौन सा इनमें से बैरियर मेथड नहीं है, ध्यान दीजिए, नॉट पूछा गया है। ऑलवेज रिमेंबर टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जितना ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जितना आराम से पढ़ेंगे, जितना पीसफुल होकर आप पढ़ेंगे, उतने ही चांसेस ज्यादा है कि आप अपने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करके आए। क्लियर, पूछा गया है कौन सा नहीं है, वॉल्स, डायफ्राम, स्टरलाइजेशन एंड सर्वाइकल कैप्स। इसमें से स्टरलाइजेशन जो है वो बैरियर मेथड नहीं है। बैरियर मेथड हमारा होगा कि जब हम वजाइना के आगे लगा दें या फिर अगर हम पीनस के ऊपर ऐसा कुछ कवरिंग लगा दें जो कि मेटिंग को, इंसेमिनेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसको रोक पाए, इंसेमिनेशन के प्रोसेस में एक बैरियर ला पाए, उसको हम बोलेंगे बैरियर मेथड। जैसे कि सिंपल इसका एग्जांपल है, जब हम जो कॉन्डम्स का यूज होता है, कॉन्डम्स इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड और नोन एग्जांपल ऑफ द बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसके अलावा हमारे पास बाकी के जो एग्जांपल्स प्रेजेंट है जो हमारे पास यूज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कॉन्डम्स हमारे पास यूज होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वॉल्स, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स यूज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्टरलाइजेशन जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन है। रिमेंबर, बैरियर मेथड जो है वो हमारे पास टेम्पररी मेथड्स हैं। फॉर द टाइम बीइंग अगर हमें इंसेमिनेशन को रोकना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, तो हम ऐसे मेथड्स का यूज करते हैं ड्यूरिंग पॉपुलेशन। बट स्टरलाइजेशन जो है वो एक परमानेंट मेथड है, जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वहां पे अगर हम डिसेक्टोमी कर दें या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम फैलोपियन ट्यूब जो हैं उनको कट कर दें तो वो परमानेंट मेथड आएगा, उसमें हम बोलेंगे स्टरलाइजेशन। क्लियर, मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे आ गए इतना जल्दी, ठीक है, इतना ही जल्दी स्पीड से आपको भी एग्जाम में आंसर करना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन अब आपका कहता है गोल्डन राइस के बारे में पूछा गया है। गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस वेराइटी ऑफ राइस शोज, मतलब गोल्डन राइस क्या दिखाती है ये पूछा गया है। एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, लेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, टॉलरेंस टू अबायोटिक स्ट्रेस या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन आप लॉजिक से नहीं कर सकते, सारे के सारे क्या है, बेनिफिट्स हैं। सारे के सारे हमारे पास जो ऑप्शंस में प्रेजेंट है हमारे पास ऑल ऑफ दीज आर बेनिफिट्स। अगर कोई प्रदिया होता कि टॉलरेंस नहीं होके डिक्रीज्ड टॉलरेंस टू अबायोटिक स्ट्रेस तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि गोल्डन, जबकि कोई नई वैरायटी जो बनती है वो कुछ ना कुछ फायदे के लिए बनाई जाती है, नुकसान के लिए नहीं बनाई जाती। तो जब भी कोई नई वैरायटी बनेगी तो हमेशा लुक फॉर ऑप्शंस में देखो कि कौन सा बेनिफिट है, ऑलवेज लुक फॉर द बेनिफिट्स। लेकिन इसमें हमारे पास चारों के चारों बेनिफिट्स ही दिए गए हैं, तो इसमें हमें स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ तो तुक्के मार के मत आना, ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तुक्के मार के नहीं आना है आपको, तुक्के उन्हीं क्वेश्चन में मारो जिनमें आपको लगता है कि यार 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन बचे हैं, उनमें से शायद मेरा प्रोबेबिलिटी है कि ठीक हो जाए, ठीक है। 4 ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी आपकी 25% है, 2 ऑप्शन में फिर भी 50% हो जाती है। क्लियर, तुक्के नहीं मारने आपको, ध्यान से सोच समझ के करना है। गोल्डन राइस जो है अब वो क्या है, उसमें एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आप क्लिक करके आओगे, इसको आप टिक करके आओगे ऑप्शन ए को, ठीक है। एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड ये हमारे पास प्रेजेंट होती है गोल्डन राइस में, ये हमारे पास प्रेजेंट है गोल्डन राइस में। चलिए आगे बढ़े। आई होप आप सबको जो मैं समझा रही हूँ वो सब समझ आ रहा है। अब आगे पूछा गया है बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। बायोमैग्निफिकेशन रिसेंटली हमने पढ़ा है बायोमैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो ये आपको गलत नहीं करना है। अरेंज द स्टेजेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। बायोमैग्निफिकेशन हमें पता है, बायोमैग्निफिकेशन एक टाइप का प्रोसेस होता है जहां पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो लेवल अप होते जाते हैं विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स।
जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, उसी तरीके से जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, टॉक्सिक मटेरियल जो है, टॉक्सिकेंट जो है, उसका अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, वो मैग्नीफाई हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? इसमें आप इजीली समझ सकते हैं, पूछा गया है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया है, सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है आपसे, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, कौन सा होगा? सबसे कम से हम सबसे तेज में जाएंगे। क्लियर? सबसे कम अब देखिए, अब यहाँ पे 25 है, 0.5 है, 0.04, 0.003 और 2। सबसे कम हमारे पास इनिशियली वाटर में डी ऑप्शन, ठीक है, सबसे पहले डी में है। तो ऑप्शन में देखिए डी कहाँ है, बी और ई है, तो फर्स्ट एलिमिनेट, फोर्थ एलिमिनेट। एक ही चीज हमें पता होने से कि हमें सबसे कम से शुरुआत करनी है, वहां से ही 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बच गए। 2 ऑप्शन में भी अगले में एलिमिनेट हो जाएंगे, अगले ऑप्शन जो है वो अलग है, सी और बी अलग अलग है। अब 0.03 के बाद हम बढ़ेंगे 0.04 की तरफ, क्योंकि इससे बाद ये बड़ा नंबर है, तो सी हमारा आएगा, ठीक है। डी के बाद हम मूव किया सी की तरफ, सी की तरफ जैसे ही हमने मूव किया 3 एलिमिनेट हो गया, 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, तो 2 आपको टिक करके आना है। क्लियर? एक बार फिर भी पूरा हम सीक्वेंस लिखते हैं। डी के बाद हमारे पास आया सी, क्लियर, उसके बाद हमारे पास आया बी, क्यों 0.5 प्रेजेंट है बी में, क्लियर, उसके बाद हम आए बी में, उसके बाद बी के बाद अगर हम मूव करेंगे ई में, क्योंकि इसमें 2 प्रेजेंट है ई में, क्लियर। बी के बाद हम मूव किए ई में, और ई के बाद जब हमारा ये हो गया, ये भी है, और बच गया हमारा ए ऑप्शन 25, ए ऑप्शन, क्लियर। इस तरीके से हमारी मूवमेंट चली बायोमैग्निफिकेशन की मूवमेंट चली। वाटर में थी, वाटर से हमारे पास आता है जू प्लैंक्टन्स में, वाटर से आता है हमारे पास जू प्लैंक्टन्स में, जू प्लैंक्टन्स जो है उनके बाद आता है हमारे पास स्मॉल फिश में, उसके बाद हमारे पास आया स्मॉल फिश में, स्मॉल फिश से हमारे पास आया लार्ज फिश में, लार्ज फिश से हमारे पास आया फिश ईटिंग बर्ड्स में, फिश ईटिंग बर्ड्स में। बच्चों अगर आपने एनसीईआरटी जो है ना अगर आपने आपकी एनसीईआरटी एक बार भी अच्छे से, सलीके से, ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ी है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं लगेगा आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड आपको डायग्राम गिवन है, जहां पे ये पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है, एज इट इज बना हुआ है, विद एज इट इज द सेम वैल्यूज है, सेम फीचर्स प्रेजेंट है। इन्होंने तो ऑर्गेनिजम्स की नेम तक चेंज नहीं किए, सेम एज इट इज गिवन है, ठीक है। कभी कभी अब हो सकता है कि आपको जो नेम्स है, स्मॉल फिश की जगह कोई स्मॉल फिश का नाम दे दिया जाए, लार्ज फिश की जगह कोई लार्ज फिश की स्पीशीज का नाम दे दिया जाए, तो थोड़ा आप हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाए, लेकिन वहां पे फिर आप जो वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज से आप आंसर कर सकते हैं। सबसे कम वैल्यू से हमें सबसे ज्यादा वैल्यू की तरफ जाना है, वो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा बायोमैग्निफिकेशन का, फ्रॉम द लोवेस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू, क्लियर। और ये तो बच्चों एनसीईआरटी में गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस आप गलत नहीं करके आना एग्जाम में। एग्जाम से एक रात पहले ही, एग्जाम से चाहे एक रात पहले बुक उठा के एनसीईआरटी को एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो, 5 घंटे लगेंगे, हार्डली 6 घंटे लगेंगे, फटाफट से रीड आउट कर लो पूरी एनसीईआरटी को, बकायदा मन से, मेहनत से रीड आउट कर लो, तो भी आपका, मैं गारंटी देती हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत भी नहीं की, अगर आप बायोलॉजी की बुक भी रीड ना करो एनसीईआरटी, तो ये तो बहुत गलत बात है, तो फिर कोई भी आपकी सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। पढ़ाई करनी जरूरी है बच्चों। 11th क्वेश्चन, ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं। टोटल हम करने वाले हैं हमारी क्लास में 50 क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ ये हमारे आ चुके हैं प्रीवियस ईयर सीयूटी में, ठीक है। प्रीवियस ईयर सीयूटी, जो पिछले साल जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो बायोलॉजी क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। 11th क्वेश्चन अब हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ऑप्शंस दिए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए आपको पता होने चाहिए कि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली सिर्फ 4 कॉजेज मेंशन है, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही कॉज मेंशन है, 4 कॉज के अलावा कोई 5वां कॉज नहीं दिया गया। वो 4 कॉज तो आप याद रख सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, अदरवाइज एक बार ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है को एक्सटेंशंस। को एक्सटेंशन मीन्स जब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है,
जब जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो जब स्पीशीज ए को इफेक्ट होगा तो जो दूसरी स्पीशीज उस पर डिपेंड हो रही थी उस स्पीशीज को भी इफेक्ट होगा। तो अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो दूसरी स्पीशीज जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। दिस इज को एक्सटिंक्शन। सेकेंड हमारा कहता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कि अगर हमें पेड़ काटना था, हमने एक पेड़ काटा, उसके साथ साथ हमने 5 पेड़ और काट दिए कि यार फायदा ले लेते हैं, अभी काट रहे हैं तो सारे काट देते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया अपने रिसोर्सेज का, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एंडेमिज्म, एंडेमिज्म होता है द अमाउंट ऑफ स्पीशीज या फिर द नंबर ऑफ स्पीशीज जो एक लोकल एरिया में पाई जाती है, उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलती है, उसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं मिलती, वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, कि बाहर से कोई स्पीशीज थी वो उस एरिया में आ गई, वो उस पर्टिकुलर एरिया में आ गई है, ये होता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। और इसका सबसे बेटर और बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर हाइसिंथ का, वाटर हाइसिंथ का। ये एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में 3 अलग अलग चैप्टर्स में 3 अलग अलग बार इस प्लांट का मेंशन है। इस प्लांट को याद किया गया है, इस प्लांट का मेंशन है 3 अलग अलग चैप्टर्स में। इसी वजह से ये जो प्लांट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया वाटर हाइसिंथ पे, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब 2023 का इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा वाटर हाइसिंथ से रिलेटेड। तो इसलिए इसको आप अच्छे से करना। ये वाटर हाइसिंथ को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये असेक्सुअल तरीके से, ठीक है, ऑफसेट से ये रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है? क्वेश्चन इस साल भी है क्वेश्चन, ये जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी एक क्वेश्चन है वाटर हाइसिंथ का, भी आएगा नीचे, देखते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? इसी क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास है बायोडायवर्सिटी लॉस। तो एंडेमिज्म जो है, एंडेमिज्म कोई कॉज नहीं है, एंडेमिज्म इज बेनिफिट, एक बढ़ावा देता है एंडेमिज्म तो बायोडायवर्सिटी को, क्योंकि एंडेमिज्म वाली स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो किसी लोकल एरिया में प्रेजेंट है, किसी लोकल एरिया में प्रेजेंट, और वो कहीं नहीं पाई जाती। इसी वजह से एंडेमिज्म वाली जो स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज जो है, उनको हम काफी हाई अमाउंट में प्रोटेक्शन देते हैं, या फिर उनको हम काफी हाई अमाउंट में कंजर्व करते हैं, क्योंकि वो कहीं और नहीं पाई जाती। अगर उस लोकल एरिया से अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई तो वो फिर कहीं और नहीं मिलेंगी, तो वो हमारी पूरी की पूरी अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो देयरफॉर एंडेमिज्म इज नॉट अ cause of biodiversity loss, it is not a cause of biodiversity loss। अब मैंने आपको बताया था कि 4 causes है, 3 cause तो हो गए, को एक्सटेंशन हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो गया। 4th cause जो बच गया वो हमारा है हैबिटेट लॉस, वो हमारा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द 4th cause। तो ये 4 causes हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says which of the following statements are correct। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई है आपसे। आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो आपको स्टेटमेंट बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला कहता है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। बी ऑप्शन आपका कहता है द क्रॉप दैट कैन विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। तो देखिए ऑप्शन ए और बी में स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन पूछी गई है, तो ए और बी दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते, दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते, इनमें से हमारा कोई एक ही आंसर जो है वो हमारा करेक्ट होगा, तो बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसी क्रॉप जो कि एडवर्स कंडीशंस में विथस्टैंड कर पाए उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप नहीं बोलते, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप नहीं बोलते। स्टैंडिंग क्रॉप की जो पहली डेफिनेशन है वो करेक्ट है, सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो लिविंग मास है, जो बायोमास प्रेजेंट है, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। तो आप आंसर्स नीचे देखिए, ए जो 4th ऑप्शन है उसमें ए नहीं गिवन है, तो 4th ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। बी हमारा एलिमिनेट हो गया, तो बी तो किसी में दिया नहीं हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन पे बात है, सी ऑप्शन आपका कहता है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल इज कॉल्ड बायोमास। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल इज कॉल्ड बायोमास नहीं, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज इन सॉइल इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। इसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, बायोमास नहीं कहते। अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल जो प्रेजेंट है उसको हम बायोमास कहते हैं। क्लियर? डी ऑप्शन आपका कहता है ओनली बायोटिक कंपोनेंट्स मेक एन इकोसिस्टम।
क्या सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स, क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही इकोसिस्टम को बनाते हैं? नहीं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे वाटर हो गया, टेम्परेचर, पीएच, सॉलिनिटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। और बायोटिक और अबायोटिक दोनों के दोनों मिलके ही हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं, दोनों के दोनों मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी जो है वो भी गलत हो गया। तो डी हमारे पास प्रेजेंट था, इसमें सेकंड ऑप्शन में डी प्रेजेंट था तो गलत हो गया। क्लियर? सी को भी हमने गलत कर दिया कि सी हमारा स्टैंडिंग स्टेट है, तो सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ई स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं फिर भी एक बार। ऑप्शन ए वैसे तो हमारे पास बच गया है करेक्ट आंसर, फिर भी लेट अस रीड। मोस्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर मेंबर्स ऑफ एल्गी। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ज्यादातर फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो एल्गी के ही मेंबर होते हैं। देयरफॉर गिविंग अस आवर आंसर फर्स्ट। यहाँ पे आप क्लिक करके आओगे, हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आ गया है। क्लियर? तो बच्चों आज हमने देखे कि इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप अपनी तैयारी जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपकी जो तैयारी है वो हो रही है। आने वाले टाइम में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।